पिछले क्वेश्चंस में, पिछले दोनों क्वेश्चंस में एक क्षैतिज रेखा थी या रॉड थी जिस पर एक रस्सी लटकी हुई थी, है ना। एग्जाम्पल नंबर 6 में तो क्या हो रहा था कि यहाँ पे गिरनी लगाई गई थी, तो ये वाला पार्ट मूव कर सकता है, पर ये दोनों पार्ट एक ही क्षैतिज रेखा पर थे। रॉड जो थी वो क्षैतिज थी। अगले क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर जो 7 है उसमें क्या किया गया है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया। चेंज ये किया गया कि जो ये आपका पार्ट है, इस पार्ट को क्षैतिज ना करके इसको यहां तक छोड़ दिया गया, जंजीर को इस तरह से। इसके बाद क्या किया गया, यहां पर इसमें एक धागा बांधा गया और धागे को आगे इससे क्षैतिज रेखा से जोड़ दिया गया। अब ऐसा करने से अंतर क्या होगा, ऐसा करने से अंतर ये होगा, इसका भार तो कुछ है नहीं, धागा है ये जंजीर है, तो जंजीर वाला हिस्सा तो कैटनरी बनाएगा। ठीक है, इसको हम कलर चेंज कर देते हैं। ये जो जंजीर वाला हिस्सा होगा ना, ये तो क्या बनाएगा, कैटनरी। और जो धागा है वो सीधी रेखा में होगा, क्योंकि धागे का भार नहीं है, तो ये वाला हिस्सा है ना, ये सीधी रेखा होगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और ये वाला हिस्सा कैटनरी बना रहा होगा। और इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कैलकुलेशन करनी है जो भी पूछी गई है। तो जब हम क्या करेंगे कि एक जंजीर वाले हिस्से को किसी हिस्से से बांध देंगे धागे से, तो केवल जंजीर वाला हिस्सा ही कैटनरी बनाएगा, धागा स्ट्रेट रहेगा, क्योंकि उसका खुद का कोई वजन नहीं है ना। तो बुक यदि आप लोगों के पास है तो देखो, एग्जाम्पल नंबर 7 जो है उसको मैं एक बार पढ़ के बताता हूं आपको। क्या कहता है, एक भारी एक समान जंजीर ए बी गुरुत्वाकर्षण के अधीन लटकी हुई है। ये आपने ए बी ले लिया, है ना, जिसका एक सिरा कैपिटल ए स्थित है तथा दूसरा सिरा बी एक हल्की डोरी बीसी से बंधा हुआ है। जो बी वाला सिरा है वो बीसी से डोरी से बंधा हुआ है। ये जंजीर है और ये डोरी है। ठीक है, और आगे क्या लिखा है, जहां ए के समान स्तर पर स्थित बिंदु सी है। ए और जो सी है वो समान स्तर पर हैं, यानी कि बी जो है वो नीचे ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है वो, जंजीर तथा डोरी की लंबाइयां इस प्रकार हैं कि जंजीर के सिरे ए तथा बी क्षैतिज से क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि ए पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो स्पर्श रेखा ए क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाएगी, और बी पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे, बी पर स्पर्श रेखा यही होगी, क्योंकि ये तो डोरी सीधी रेखा में है, तो बी पर जो स्पर्श रेखा होगी वो 30 डिग्री का कोण बनाएगी, और ये धागे की दिशा में ही होगी, क्योंकि धागा सीधी रेखा है। सिद्ध कीजिए कि डोरी तथा जंजीर की लंबाइयों का अनुपात √3 - 1 है। ये डोरी की लंबाई है स्ट्रिंग की, और ये जंजीर की लंबाई है। इसमें मुझे कुछ डाउट हो रहा है, हाँ सही है, डोरी और जंजीर की लंबाइयां इस अनुपात में, ये आपको, यानी कि आपको ये वाली लंबाई निकालनी है और ये वाली लंबाई निकालनी है, ये दो चीजें निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आया, देखो क्वेश्चन समझ में आ जाए, बाकी फिर काम आसान है कैटनरी वाले क्वेश्चन। दोबारा मैं एक बार क्वेश्चन बता देता हूं आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी एक जंजीर है और बी सी एक डोरी है। ठीक है, ये, और इसको इस तरह से बांधा गया है कि जो ए और बी सिरे हैं उन पर यदि स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वो क्षैतिज के साथ 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, और ये जो बी है वो इस क्षैतिज रेखा से नीचे ही होगा, डोरी तो नीचे की तरफ लटकेगी, तो ये नीचे ही होगा बी। और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है जंजीर और डोरी की लंबाइयों का अनुपात निकालना है आपको। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, अब वो देखो स्ट्रेटजी। ये निम्नतम बिंदु होगा यहाँ पे, इसको मान लिया आपने सी, तो सी नहीं एल मान लो, क्योंकि इसने सी यहाँ दे रखा है क्वेश्चन में, तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते। ये आपने निम्नतम बिंदु एल मान लिया। अब जो कैटनरी होती है वो निम्नतम बिंदु के आधार पर चलती है,
तो इधर वाली जो दूरी है वो आपने S1 मान ली, मान के चलो, ये L से लेके B तक की, ये आपने S2 मान ली। तो जंजीर की लंबाई तो क्या हो जाएगी, S1 प्लस S2। और हमारे पास कैटनरी के लिए फॉर्मूला होता है S इक्वल टू C टेन शाई। बी पर आपको पता है साई की वैल्यू 30 डिग्री है और ए पर साई की वैल्यू 60 डिग्री है। तो सी कैलकुलेट हो जाए हमारा, तो हमें हो जाएगा काम। अब ये डोरी की लंबाई कैसे निकालेंगे? तो देखो, डोरी की लंबाई निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाली दूरी निकालनी पड़ेगी, ऊर्ध्वाधर दूरी। अब ऊर्ध्वाधर दूरी कैसे निकलेगी, ये क्षैतिज रेखा है, तो जो ए के लिए वाई कोऑर्डिनेट होगा वही बिंदु के लिए वाई कोऑर्डिनेट होगा। मान के चलो ये एन है, तो इनके वाई कोऑर्डिनेट सेम होंगे। और इस बी का वाई कोऑर्डिनेट हम निकाल लें। वाई का फार्मूला हमें पता है ना, वाई बराबर सी सेक्स आई। तो ए के लिए वाई निकल जाएगा और बी के लिए वाई निकल जाएगा, और y2 माइनस y1 करेंगे तो ये वाली दूरी आ जाएगी। ये दूरी आ जाएगी, ये समकोण त्रिभुज बनेगा, तो BC भी निकल जाएगा, यानी कि डोरी की लंबाई निकल जाएगी। और उसके बाद हम उनका क्या कर देंगे, अनुपात निकालेंगे। आ गया समझ में? लिख लें इसको हम, कैसे करना होगा। सर ये डोरी की लंबाई कैसे निकाली, एक बार फिर से बता दो। ये एन बी निकल जाएगा ना, एन बी, ये 90 डिग्री का एंगल है, समकोण त्रिभुज है, और ये वाला एंगल हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये एंगल कितना होगा बता सकते हो? ये मैंने अल्फा कह दिया, ये अल्फा की वैल्यू क्या होगी, थर्टी बताएगा कोई? डिग्री 30 डिग्री। 60 डिग्री होगी, 30 नहीं होगी। देखो 30 तो ये वाली जो रेखा है ना, वो क्षैतिज के साथ 30 कोण बनाती है, तो ऊर्ध्वाधर के साथ कोण क्या बनाएगी, 60। हॉरिजॉन्टल के साथ 30 बनाती है यदि कोई लाइन, तो वर्टिकल के साथ क्या बनाएगी, 60। तो ये जो अल्फा है इसकी वैल्यू 60 हो जाएगी। तो आप निकाल सकते हैं, यदि आपको एन बी मिल जाए तो आप BC कैलकुलेट कर लोगे समकोण त्रिभुज से। इस तरह से डोरी की लंबाई निकलेगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं। एक तो बोर्ड बहुत छोटा है हमारा, देखिए सॉल्यूशन, मैं इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी बोल दूंगा जिससे आपको दिक्कत ना आए। तो जंजीर जो चेन है, जंजीर ALB कैटनरी बनाती है तथा डोरी स्ट्रिंग जो है BC सरल रेखा में होगी जो D पर स्पर्श रेखा के अनुदिश ये दो बातें हैं जो हमने सबसे पहले बताई थी, कि जो चेन होगी जंजीर, वो ALB कैटनरी वाला पार्ट बनाएगी, और जो स्ट्रिंग होगी BC वो क्या होगी, वो सरल रेखा में होगी, स्ट्रेट लाइन बनाएगी वो। और वो स्ट्रेट लाइन कौन सी होगी, बी पर जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे उसी के डायरेक्शन में होगी वो स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फिर आगे क्या लिखेंगे हम, कि कैपिटल ए और कैपिटल बी के लिए वाई निर्देशांक आपने मान लिया कि वाई की जरूरत पड़ेगी तभी तो निकलेगा ये, तो आप y1 और y2 मान लो। माना ए तथा बी की कोटियां, ऑर्डिनेट्स क्रमशः
y1 तथा y2 हैं। चाहो तो आप इनके कोऑर्डिनेट्स भी मान सकते हो कि a और b के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 है। तो बात एक ही, हमको y की रिक्वायरमेंट x की नहीं थी, तो हमने कोऑर्डिनेट्स मान लिए डायरेक्टली, कोटियां, यानी कि y निर्देशांक। तो ऐसे लिख दो a तथा b के y निर्देशांक y1 और y2 है, सिंपल लैंग्वेज लिखना है तो, है ना। तो ये आपने y1 और y2 मान लिए। a तथा b पर स्पर्श रेखाएं, a तथा b पर स्पर्श रेखाएं ठीक है, ये सब चीज हमको दे रखी है। अब ये मान लीजिए AL बराबर S2 है और LB बराबर S1 है। माना AL बराबर S2 तथा BL बराबर S1। जो भी क्वेश्चन में दे रखा था हमने उसको पहले ड्रॉ कर लिया और उसके अनुसार सारी चीजें लिख ली फिगर में देख देख करके। कुछ कम भी रह जाए आपको, देखो ऐसे नहीं याद थोड़ी करना है अपने को, कुछ कम भी रह जाए तो आप आगे कैलकुलेशन स्टार्ट करो, एक लाइन छोड़ दो, बाद में याद आए कि फलानी चीज तो मानी नहीं थी, ऊपर लिख दो कि इस चीज का मान ये है। समझ रहे हो भाई, एग्जाम में करने का तरीका ये होता है कि अपन थोड़ा एक एक दो दो लाइन छोड़ के चलते हैं, तो बाद में यदि कुछ चीज याद आती है ना कि ये इसकी जैसी जरूरत पड़ेगी कि इसका मान होना चाहिए, तो आपको ध्यान आ जाएगा अच्छा चित्र में मैंने बनाया नहीं, उसको वहां लिख दोगे और उसी चीज को ऊपर मान लोगे कि ये वैल्यू इतनी है। मान लो ये मैं ना लगता, डायरेक्ट कैलकुलेशन करने लगता तो मुझे याद आ जाता। अब हमारा कैटनरी का फॉर्मूला क्या होता है एस के लिए, एस इक्वल टू सी टेंस आई, तो हम ए पर भी लगा देंगे और बी पर भी लगा देंगे, है ना। तो बिंदु ए पर, हाँ S2 है, तो S2 बराबर क्या हो जाएगा, सी टेन, और साई की वैल्यू क्या है 60 डिग्री। तो ये क्या है कि टेन 60 का मान कितना होता है √3। तो S2 बराबर आ जाएगा C√3, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही बी पर लगाओ, बिंदु बी पर S1 इक्वल टू सी टेन 30 डिग्री, तो S1 इक्वल टू हो जाएगा C√3, 2 नंबर इक्वेशन। तो आपसे पूछे जंजीर की लंबाई कितनी हो गई, S1 प्लस S2, चेन की लेंथ जोड़ दो, निकाल निकाल लो जंजीर की लंबाई। चित्र की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अभी हमको। अतः जंजीर की लंबाई बराबर S1 प्लस S2, S1 तो आया C/√3 की √3, तो कितना हो जाएगा ये 4C/√3, √3 LCM आएगा। इक्वेशन नंबर 3, जंजीर की लंबाई तो निकल गई। अब हमें निकालना है डोरी की लंबाई और फिर उनका रेशो कर देना है। इसलिए हम सी कैलकुलेट नहीं कर रहे, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती ना तो हम सी भी कैलकुलेट करते, पर हमें रेशो चाहिए, तो डोरी की लंबाई भी सी के फॉर्म में आ जाएगी, सी कैंसिल हो जाएगा। अब आप y1 और y2 निकालें, तो बिंदु ए पर y1 होगा, बिंदु ए पर y1 बराबर क्या होता है फार्मूला,
सी सेक्स आई, तो सी सेक 60 डिग्री, क्या होता है सेक 60 का मान? टेन का उल्टा थोड़ी होता है, कॉस दो का उल्टा दो 2 हो 2 हो जाएगा। जाएगा। y1 बराबर आ जाएगा 2c, इक्वेशन नंबर 4। और बिंदु B पर y2 बराबर हो जाएगा c sec 30 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा? 2c/√3। 2/√3। हाँ, तो ये हो जाएगा 2c/√3, ये 5 नंबर। अब एन बी क्या होगा? y1 माइनस y2, क्योंकि जो a का y कोऑर्डिनेट होगा वही n का y कोऑर्डिनेट होगा, है ना, एक ही रेखा पर है ये दोनों, क्षैतिज रेखा सेम है। तो एन बी क्या हो जाएगा, या हम कहें कि जो b है वो a से कितना नीचे है? y1 माइनस y2 नीचे, है ना। बी एन इक्वल टू y1 माइनस y2, y1 तो हो गया 2c माइनस 2c/√3, तो ये क्या आ जाएगा? 2c कॉमन, 1 माइनस 1/√3, इसको लिख देंगे 2c√3 माइनस 1/√3, ये बी एन हो गया। हमको चाहिए बीसी, तब जाके डोरी की लंबाई निकलेगी। तो समकोण त्रिभुज बी एन सी में रेशो निकाल लें। अब ये एंगल जो 60 डिग्री है, इसको आप चाहे कैलकुलेट करके दिखा दो या डायरेक्ट लिख दो, वो बस आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये जो रेखा है वो एक तरह से हम कहें तिर्यक रेखा कहते हैं हिंदी में, और ये दोनों क्षैतिज हैं, तो ये 30 होगा, ये 30 होगा, ये ऑटोमेटिक 60 हो जाएगा। या फिर ऐसे समझ लो कि ये सेम रेखा हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो वर्टिकल के साथ 60 बनाएगी। ये कोई भी कॉन्सेप्ट है, इसको चाहे करके दिखाओ या मत दिखाओ, डायरेक्ट भी काम कर जाएगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जी। तो हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल बीएनसी, समकोण त्रिभुज बीएनसी में। अच्छा, ये एंगल, तो इसमें आधार क्या होगा? एनसी, और लंब क्या होगा? बीएन, है ना, परपेंडिकुलर जी होगा। और आपको निकालना क्या है? कर्ण निकालना है ना। तो कर्ण में और लंब में कौन सा संबंध होता है? लंब बटे कर्ण, साइन। तो सेक। नहीं, ये तो आधार है, सॉरी, ये आधार है, ये लंब है। इसके सामने, एंगल के सामने वाला होता है ना लंब, ये आधार है। तो आधार में और बेस में और हाइपो में क्या होगा? कॉस। तो हम क्या लगा देंगे? कॉस 60 इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी एन अपॉन बी सी, ठीक है, बी एन अपॉन बी सी आ जाएगा। तो यहां से बी सी इक्वल टू क्या होगा? बी एन अपॉन कॉस 60। बी एन की वैल्यू है हमारी 2c/√3 माइनस 1/√3, और कॉस 60 होगा 1/2, तो 1/2 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 4c/√3 माइनस 1/√3। डोरी की लंबाई हो गई 20 की। इनका रेशो निकाल लीजिए, प्रूफ हो जाएगा कंप्लीट।
आ रहा है आप लोगों को समझ में? ये कैटनरी को अच्छे से कर लो, जो अपन बोर्ड पे सवाल कर रहे हैं एग्जाम में यही आएगा सवाल, जी मान के चलो। इसमें गिने चुने सवाल है, और अभी इसको 2 ही साल हुआ है सिलेबस में ऐड हुए, उससे पहले नहीं था ये। तो इसमें जो गिने चुने सवाल है वही आते हैं, इनको अच्छे से समझ लो बस। समझ लेंगे तो गलत होने का सवाल ही नहीं है। नहीं रटना नहीं है भाई, रट के तो गलत कर देते हो आप लोग। आप कॉन्सेप्ट समझ लो कि कैसे हो रहा है। हाँ समझ समझ के रट लो। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या अंतर करेगा वो, समझो इधर, बातें मत किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब तक जितने भी क्वेश्चन लिए हमने, ये जो लाइन थी ये कैसी थी, हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज। अब ये लाइन में को भी वो किसी एंगल पे ले लेगा, और उससे क्या होगा, बाकी के एंगल डायरेक्ट नहीं रहेंगे, अब वो चेंज हो जाएंगे। भाई ये क्यों था 60 डिग्री, क्योंकि ये और ये सेम थे। अब ये एंगल, ये लाइन भी किसी एंगल पे आ जाएगी, और उसके कारण देखो बेसिक कैलकुलेशन तो वही रहेगी, बस एंगल निकालने का फॉर्मूला बदल जाएगा। एंगल कैलकुलेट करते ही काम इजी हो गया आपका। कैटनरी के तो वही 4-5 फॉर्मूले वही बार बार काम आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मिटा दूं ये, चलिए। यस सर। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं पढ़ के बताता हूं आपको। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 कह रहा है कि एल लंबाई की एक समान जंजीर के सिरों को कड़ियां, के सिरों की कड़ियां एक ही ऊर्ध्वाधर समतल में स्थित उन दो चिकनी छड़ों पर फिसल सकती हैं जो ऊर्ध्वाधर रेखा से समान कोण फाई पर विपरीत दिशा में झुकी हुई है। मैं दोबारा ये लाइन पढ़ के बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन पढ़ के ना अपने को ये समझ में आ जाए कि कंडीशन क्या दे रखी है, तो हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दोबारा समझो, एल लंबाई की एक समान जंजीर है, और उसके जो सिरे है ना, सिरे की जो कड़ियां हैं, यानी कि सिरे जो हैं वो एक ही ऊर्ध्वाधर समतल में, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन सेम पर स्थित उन दो चिकनी छड़ों पर फिसल सकती हैं, यानी दो अलग अलग छड़ें उन पर फिसलेंगी, और वो दोनों छड़ एक ही समतल में स्थित हैं जो ऊर्ध्वाधर रेखा से समान कोण फाई बनाती है। वो जो दोनों छड़ हैं वो सीधी नहीं रखी हुई है, यानी कि मान के चलो ये है वो छड़ है, और ये वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाती हैं वो क्या बनाती हैं, फाई। दोनों रॉड, जो दोनों रॉड्स हैं वो वर्टिकल के साथ एंगल फाई बनाती है, ये भी फाई होगा और ये भी फाई होगा। इन पर, इन दोनों रॉड पर क्या है, एक चेन बंधी हुई है। तो जो चेन के एंड पॉइंट है वो एक ही हॉरिजॉन्टल में है, कहने का मतलब ये, यानी कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक ही समतल में फिसल फिसल रहे हैं, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और जिस पे फिसल रहे हैं वो जो रॉड है ना वो सीधी नहीं है रॉड। वो रॉड जो है वो ऐसे मान लो कि दो रॉड है जो कि एक बिंदु पे अटैच है और वर्टिकल के साथ एंगल फाई बनाती है। तो जैसे जो हमने एग्जांपल नंबर 5 किया था उसमें क्या था, ये सीधी थी रॉड, उस पर फिसल रही थी दोनों कड़ियां। अब वो सवाल वही है, उस रॉड को क्या किया है, वो रॉड को कह दिया कि वो एंगल बनाती है, वो रॉड सीधी नहीं है। इतना अंतर है एग्जाम्पल नंबर 5 में और 8 में, बाकी सब काम समान है। ठीक है, तो आपको अब निकालना क्या है, इसमें दो चीजें निकालनी है। एक तो सेंटर इन द मिडल, यानी कि मध्य में झोल। मध्य में झोल का मतलब क्या हुआ, यहां से यहां तक की दूरी, इसको हम झोल कहते हैं, कितनी नीचे तक गई है स्ट्रिंग, ये निकालनी है एक तो आपको। और दूसरा निकालना है कड़ियों के मध्य की दूरी। 2x हो गया, वहां पे भी निकाला था 5 में, एग्जाम्पल 5 में भी हमने 2x निकाला था, तो इसमें 2x भी निकालना है। आ गया क्वेश्चन समझ में, ये दो चीजें इसमें निकालनी है। तो अब हम इसको अपने चित्र को समझने की कोशिश करें। तो इसको नाम दे दें हम, ये तो हो गया पॉइंट ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया इसका मिडिल पॉइंट सी।
अब टोटल जो चेन है वो L लंबाई की है, तो ये वाला जो पार्ट होगा वो कितना होगा, L/2, और ये वाला पार्ट भी L/2 होगा, आधे आधे होंगे दोनों इससे। और यदि हम बात करें ये जो पॉइंट है मिडिल पॉइंट ए बी का, इसको नाम दे दिया आपने N, और इसको नाम दे दिया आपने D। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ADN, ठीक है। और क्या चीज है इसमें, अब ये देखिए कि यहां पर इसमें संतुलन की स्थिति में इस पे फोर्स कौन कौन से लगेंगे, बल कौन कौन से लगेंगे जब ये स्टैटिक कंडीशन में होगी। अब इसमें फ्रिक्शन फोर्स नहीं दे रखा, फ्रिक्शन नहीं है, हाँ तो बता रखा है कि घर्षण है ना, घर्षण गुणांक दे रखा है म्यू बता रखा, यानी कि इनमें घर्षण नहीं है, तो फ्रिक्शन फोर्स तो नहीं लगेगा। तो फिर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, जो पांचवा छठवां सवाल आपने ध्यान से किया तो आपको पता होगा जो फोर्स है वो क्या क्या होते हैं। एक तो प्रतिक्रिया बल, रिएक्शन फोर्स, एक फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल, और तीसरा टेंशन। तीन लगते हैं, इसमें फ्रिक्शन खत्म हो गया क्योंकि सवाल में दे ही नहीं रखा, तो फिर दो ही बच गए, एक रिएक्शन और एक टेंजेंट। अब पॉइंट ए पर बात करें हम, तो जो आपका रिएक्शन फोर्स होता है वो कहां लगता है, किसके परपेंडिकुलर, जो आपकी कांटेक्ट सतह है, जो कांटेक्ट प्लेन है उसके परपेंडिकुलर। तो अब इसका कांटेक्ट प्लेन क्या है, ये रॉड है एडी, तो एडी के परपेंडिकुलर लगेगा वो रिएक्शन फोर्स। कहां लगेगा, एडी के परपेंडिकुलर, क्योंकि एडी से ही तो कांटेक्ट में आ रही है, जो चेन है वो एडी के कांटेक्ट में है, तो चेन का रिएक्शन फोर्स एडी के परपेंडिकुलर लगेगा, तो ये तो लगेगा ऐसे परपेंडिकुलर, इसको हमने कह दिया आर, और ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री। और दूसरा जो फोर्स होगा वो होगा क्या, कौन सा, टेंशन है ना, तनाव। अब तनाव कहां लगेगा, तनाव लगेगा ए पर, जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये कैटनरी पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे उसकी। अब क्या टी और आर एक ही लाइन में होंगे, या मतलब एक ही लाइन होगी ये, या अलग अलग हो सकता है, भाई क्वेश्चन में तो नहीं दे रखा। तो आप ये बताइए कि जब दो फोर्स लग रहे हैं और स्टैटिक कंडीशन है, दैट मींस नेट फोर्स क्या है, जीरो। अब नेट फोर्स का जीरो हो सकता है जब वो अपोजिट डायरेक्शन में लगे, यदि दो फोर्स हैं तो। भाई तीन होंगे तो वो तीनों किसी भी एंगल पे लग करके नेट फोर्स जीरो बना सकते हैं, पर दो हैं तो एक ही कंडीशन हो सकती है नेट फोर्स जीरो होने के लिए, कि वो दोनों कैसे लगने चाहिए, अपोजिट और इक्वल होने चाहिए, अपोजिट एंड इक्वल, तभी नेट फोर्स जीरो होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन जो लग रहा है ना, वो टेंजेंट लाइन के अकॉर्डिंग ही लग रहा है, इसके तो परपेंडिकुलर है। अब ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, और ये वाला एंगल कितना होगा, ये फाई है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस फाई। अब ये हॉरिजेंटल लाइन है, एक हॉरिजेंटल लाइन टोटल कितना एंगल बनाती है, 180। ये पता है, ये पता है, ये वाला कितना होगा, फाई हो गया, क्लियर है सबको। तो ये वाला एंगल कितना आ गया आपका, ये फाई आ गया, और ये लाइन नीचे आएगी तो ये एंगल कितना बनाएगी, फाई। यही तो चाहिए था हमें, टेंजेंट फोर्स निकालने के लिए क्या चाहिए, हॉरिजेंटल के साथ टेंजेंट लाइन जो एंगल बनाती है वो एंगल चाहिए। तो वो एंगल हमको यहां से पता चल गया, ये सीधी लाइन है तो ये एंगल फाई होगा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। अब सीधी लाइन इसलिए होगी क्योंकि फोर्स दो ही है, स्टैटिक कंडीशन है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, यानी कि एक ही लाइन में होंगे पर अपोजिट होंगे। इस क्वेश्चन में बेसिक बात यही है, बस ये समझ में आ गया, बाकी तो फिर एग्जांपल नंबर 5 की तरह ही आपको ये कैलकुलेट करना है, ये वाला पोर्शन, और 2x कैलकुलेट करना है, फार्मूले से हो जाएगा अभी। ठीक है, बना लो ये फिगर, और कुछ डाउट हो वो पूछ लो।
है। सर ये वापस बताओ। ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना भाई, ये वर्टिकल लाइन है, ये ओरिजेंटल लाइन है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये फाई हो गया, तो ये कितना होगा भाई, तीनों मिला के 180 होंगे ना, एक तो 90 डिग्री फिक्स है ही, तो ये दोनों का ऐड भी तो 90 डिग्री होगा। हाँ, क्योंकि जो डीसी वाली लाइन है वो तो वर्टिकल है, दे ही रखी है ना, वर्टिकल से ये एंगल फाई बनता है। हाँ, ऑनलाइन में आप लोगों को आ रहा है समझ में। सर ये 90 माइनस, हाँ ये बताओ सर, ये भाई, समझ में नहीं है। ये वाला 90 डिग्री है ना, हाँ क्योंकि ये तो वर्टिकल लाइन है, एबी वाली लाइन वर्टिकल मानी है ना, और डीएन वाली लाइन, वो सॉरी, एबी वाली लाइन हॉरिजॉन्टल और डीएन वाली लाइन वर्टिकल, तो ये तो 90 डिग्री आएगा ना, और ये अच्छा फाई अच्छा। है, तो ये 90 माइनस फाई बचा, हाँ हाँ ठीक है सर जी। और ये 90 डिग्री हो गई रिएक्शन वाला तो रॉड के साथ, और टोटल 180 बनेगा इस लाइन पे। सर ये हॉरिजॉन्टल के इसको साथ में हम फाई कैसे आया? हॉरिजॉन्टल के साथ में फाई, कौन सा वाला पूछ रहे हो, सर नीचे ये वाला ऊपर टी वाला। वाला, नीचे वाला। टी, ये ऊपर वाले के सेम होगा ना, ऊपर वाला फाई है, ऊपर वही हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही फाई है, नीचे भी हॉरिजॉन्टल के साथ फाई होगा, लाइन तो सेम ही, एक ही लाइन है ना ये पूरी। ठीक है सर। ठीक है ना। हाँ, तो हम क्या करते हैं कि ये जो रॉड है ए डी, इसको आगे बढ़ा देते हैं, इसको ई नाम दे देते हैं रॉड को, और इधर इसको आगे बढ़ा करके इसको एफ कह देते हैं, डी बी एफ। ठीक, अब ये जो हमने फिगर में बनाया इसको लिख दें। माना ए सी बी एल लंबाई की जंजीर है तथा, ये देखो, एक बार आप क्वेश्चन पढ़ के फिगर बना लो, फिगर में देख देख के लिख दो क्या क्या चीज आपने फिगर में बनाई है, किसको क्या नाम दिया है, और ये क्या है, डी ए ई छड़ है, और डी बी एफ ये छड़ है, जो क्या है, ऊर्ध्वाधर के साथ वर्टिकल के साथ फाई एक कोण बनाती है। डी, सॉरी डी लिखना है, डी ए ई एवं डी बी एफ छड़ हैं जो ऊर्ध्वाधर के साथ फाई कोण बनाती हैं। और आप क्या करें, कैटेनरी ए सी बी का निम्नतम बिंदु सी है। ये हमने फिगर में जो भी चीजें थी वो लिख दी। बिंदु ए पर दो बल कार्यरत हैं, दो फोर्स लग रहे हैं ए पर, तो बिंदु ए पर दो बल, और दो बल कौन कौन से ब्रैकेट में लिख दो, एक तो तनाव व प्रतिक्रिया, है ना, तनाव व प्रतिक्रिया कार्यरत हैं
2 force are applying on point A, जो कि बराबर है विपरीत दिशा में होंगे। संतुलन की स्थिति में बराबर एवं विपरीत दिशा में होंगे। संतुलन की स्थिति में दोनों बराबर व विपरीत दिशा में होंगे। इसलिए चित्र से T क्षैतिज के साथ फाई कोण बनाता है। चाहो तो आप सारी कैलकुलेशन करके भी दिखा सकते हो, छोड़ दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक तो हमें कैटनरी की कैलकुलेशन दिखानी है। एंगल हमने चित्र में दिखा रखा है कैसे कैसे निकल रखे हैं। डायरेक्ट लिख दिया कि ये, बस लिख दी संतुलन होंगे, विपरीत दिशा में होंगे, यानी कि लाइन स्ट्रेट लाइन होगी, तो टी जो है वो कितना एंगल बनाएगा, फाई कोण बनाएगा। अब हम इस पर अपनी कैलकुलेशन लगा दें। तो बिंदु ए पर क्या हो जाएगा बताओ? बिंदु ए पर, बिंदु ए के लिए एस की वैल्यू कितनी है? L/2। तो यहां पे क्या आ जाएगा? L/2 इक्वल टू सी टेन, और साई की जगह क्या आ जाएगा? फाई। कौन सा सूत्र लगाया? S इक्वल टू सी टेन साई, ये फॉर्मूला लगा दिया। अब ये जो झोल होगा ना, आपको ये झोल निकालना है। ये झोल क्या होगा? NC। ये कैसे आएगा? A पर y कोऑर्डिनेट, वो तो n के बराबर होगा, और C पर y कोऑर्डिनेट C होता है। C के कोऑर्डिनेट C को 0, C होते हैं। तो ये झोल क्या हो जाएगा? A का y निर्देशांक माइनस C, है ना। तो कैटनरी के मध्य में झोल, सैग ऑफ कैटनरी, सैग कहते हैं झोल को, सैग ऑफ कैटनरी। सैग ऑफ कैटनरी क्या आएगा? NC आएगा, N से लेके C तक की डिस्टेंस। और NC बराबर क्या होगा? A का कोऑर्डिनेट माइनस C, क्योंकि ये N वाला तो इसके इक्वल ही होगा, C पे C होता है कोऑर्डिनेट। तो ये हो जाएगा, ऐसे लिख दो, एक का y निर्देशांक माइनस C, और ये कितना आएगा? क्या फॉर्मूला होता है ए के लिए? y इक्वल टू सी सेक साई, तो C सेक फाई हो जाएगा। ए पर कोण फाई माइनस C। अच्छा, इसको हमने नाम दिया, ये इक्वेशन नंबर 1 दे दो। और हम क्या करें, सेग निकालने के लिए सेग इक्वल टू क्या हो गया? झोल, C कॉमन आ जाएगा, सेक फाई माइनस 1, और इक्वेशन 1 से हम C की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1
सी की वैल्यू क्या आएगी, L/2 tan phi। तो sec इक्वल टू हो जाएगा क्या, सी की वैल्यू L/2 tan phi sec phi -1, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा L/2 cot phi, और इसको 1/cos लिख दें, 1/cos phi -1। एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा cos phi अपॉन sin phi, और अंदर आ जाएगा 1 - cos phi अपॉन cos phi। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, फार्मूला लगा दो इनके बीच में, ये कैंसिल हो गया, और 1 - cos थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन का 2 sin थीटा बाई cos थीटा बाई 2। तो cos कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो बन जाएगा अच्छा, ऊपर साइन वाला बनाओ, नीचे 1 - cos का साइन वाला फॉर्मूला बनाओ। तो ऊपर साइन बचेगा, नीचे cos बचेगा, तो ये हो जाएगा L/2 tan phi अपॉन 2। cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं ना, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, तो सेकंड वाला लगा इसमें, और नीचे आएगा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो cos कैंसिल हो जाएगा, वो साइन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा साइन, नीचे बचेगा cos। इस तरह से ये प्रूफ कर देंगे। फिर आपको और क्या निकालना है, दूसरी चीज आपको निकालनी थी इसमें, ए से लेके बी तक की दूरी, और ए बी बराबर क्या होगा, 2x। ए बी तो हमने पहले भी निकाला है, वो 2x होगा। तो देखिए, सर ये 1 + cos थीटा होता है ना 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो ये दो फॉर्मूले हैं, cos 2 थीटा जो हमने यूज किया है वो यूज किया है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 - cos 2 थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा आएगा। ऊपर हमने ये वाला लगाया है, 1 - cos तो साइन होता है, 1 + cos वो तो हाफ हो गया ना, तो साइन का भी हाफ वाला फॉर्मूला लगाओ, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो साइन एक कैंसिल हो गया, ऊपर साइन स्क्वायर भी तो है, एक साइन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक साइन बचेगा हाफ एंगल में, नीचे कॉस बचेगा हाफ एंगल में, तो क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा हाफ एंगल में। ठीक है, आगे समझ में। अब x निकालें आप, a के लिए x कोऑर्डिनेट, x का क्या फार्मूला है, x के दो फार्मूले हैं, एक तो लॉग वाला, एक साइन हाइपरबोलिक वाला। देखो फार्मूलों में, तो हमको ए बी जो प्रूफ करना है ना, वो साइन हाइपरबोलिक में प्रूफ करना है, तो साइन हाइपरबोलिक वाला लगाएंगे, दे रखा है क्वेश्चन में प्रूफ, तो जो पूछा गया है जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में फार्मूला लगा दें। तो बिंदु ए के लिए जो ए एन होगा ना, वो x होगा, ए से लेके एन तक की दूरी, वो x कहलाएगी, और x का इसका फॉर्मूला काम करेगा c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स s अपॉन सी। दो है, एक लॉग का फार्मूला और है लॉग
sec साई प्लस टेन साई। अब उस फॉर्म में यदि प्रूफ करना होता लॉग की में तो वो लगा देते। अब a के लिए s अपॉन सी क्या होगा? a के लिए किसी भी पॉइंट के लिए s बराबर सी टेन साई होता है, और यहाँ पे साई की वैल्यू फाई है, तो s अपॉन सी क्या हो गया? टेन फाई। तो यहाँ पे टेन फाई आ जाएगा। तो ये हो जाएगा सी साइन हाइपरबोलिक टेन फाई। ठीक है, ए के लिए जो एंगल है वो फाई है, तो एस अपॉन सी क्या हो गया? टेन फाई हो गया। तो ए बी की दूरी निकाल लो आप। अतः ए बी बराबर हो जाएगा 2an, दैट मीन्स 2x, और वो क्या हो जाएगा? 2c साइन हाइपरबोलिक टेन फाई। और c की वैल्यू हम कहां से रख देंगे? इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 निकाला ना, L अपॉन टू इक्वल टू सी टेन फाई। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। फ्रॉम इक्वेशन 1 टू सी की वैल्यू क्या है? L अपॉन टू टेन फाई साइन हाइपरबोलिक इनवर्स टेन फाई। तो ये आ जाएगा ए बी इक्वल टू, टू से टू कट जाएगा, L कॉट फाई साइन हाइपरबोलिक इनवर्स टेन फाई। ये प्रूफ करना था।